नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, फिर अपना सवाल भेजें और व्हाट्सएप करें 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे आज राजीव कपूर जी हैं, ट्रस्टलाइन सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी हेड है, और अनुज गुप्ता हैं, वीपी है कमोडिटी एंड करेंसी आईएफएल सिक्योरिटीज़ के। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आज हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी जी भी हैं, श्री रेणुका शुगर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और प्रेसिडेंट है सी के। आज दो खबर भी हैं, एक शुगर को लेकर अब सोर्सेस बता रहे हैं कि एफआरपी बढ़ाने का फैसला हो गया है और साथ ही कल एक अहम बैठक होने वाली है खाने के तेल की कीमतों को लेकर, और सरकार फिर से जो मैन्युफैक्चरर है खाने के तेल के, जो उत्पादक हैं, उन पर दबाव बना सकते हैं कि वो आगे भी भाव कम करे और ग्राहकों को सस्ता खाने का तेल मिल पाए। इस ओर कदम उठाया जा सकता है। कल एक अहम बैठक है, उसी पर सबसे पहले बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है उस बैठक में, क्या वापस से दाम कम होने वाले हैं क्या? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों में जो दाम घटे थे ना जी, वो वापस बाउंस बैक किए थे। और बाजार अभी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दब गया हो। और जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट की जो रिक्वेस्ट थी जी उसको तहे दिल से वो किया, एब्जॉर्ब किया और मार्केट में एमआरपी को काफी हद तक घटा दिया। अब आज की तारीख में क्या गुंजाइश बाकी है ये कहना मुश्किल है। और ये हालात अभी देखा जाएगा कल क्या कैलकुलेशंस होती हैं। और मेरे को नहीं लगता कि अब आज की तारीख में बहुत ज्यादा गुंजाइश है बाजारों को नीचे आने में। ओके। और सर, दामों को लेकर क्या लग रहा है? पाम तेल को लेकर जिस तरह से लगातार इंडोनेशिया अपने टैक्स कम करते जा रहा है, क्या इससे सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है घरेलू बाजार में भी और ग्लोबल मार्केट में भी, और इसका असर आने वाले समय में बाकी खाने के तेलों पर भी दिखेगा, या बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी? 3,500 के रिंगिट के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा गिर सकता है पाम तेल का भाव। नहीं, अभी देखिए, इंडोनेशिया ने सारे कुछ तो टैक्सेस वगैरह को घटा दिया है कि एक्सपोर्ट को एनकरेज करें। पर आज की तारीख में जो वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि जो उनका बैन हुआ था ना, उस पीरियड में इस रीजन में जो जहाज चलते थे, क्या नाम, टैंकर्स, वो इधर से चले गए थे। उसका नतीजा ये है आज की तारीख में तेल का वहां पे भरावा है, पर आउटलेट इतना ज्यादा बढ़िया नहीं हो पा रहा कि हिंदुस्तान में तेल का फ्लो इंप्रूव हो जाए। तो और जो फ्रेट इंडोनेशिया से हिंदुस्तान का $30-35 का हुआ करता था, आज $100 में भी जहाज नहीं मिलने, पर टन की बात कर रहा हूं मैं। तो फ्रेट मार्केट में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पर हाँ, एक बात जरूर है कि मार्केट्स प्रेशर में तो रहेंगे और कोई कारण नहीं है कि क्यों ना रहे, क्योंकि अब तो यूक्रेन भी धीरे धीरे खुलता जा रहा है। यूक्रेन से भी आवकें बढ़ेंगी और रशिया से भी बढ़ेंगी और अर्जेंटीना से भी आ ही रहा है तेल। तो मैं समझता हूँ जो वर्स्ट है, जहां तक कंज्यूमर का सवाल है, वो पीछे चला गया है। अब धीरे धीरे जो इतने दिन जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब रही है, उसको जितना वक्त लगेगा भरने में, मैं समझता हूँ 1 आधा महीना और लग सकता है हिंदुस्तान की सप्लाई चेन को पूरा भरने में। तो उतना तो वक्त अपने को देखना पड़ेगा। मैं पर ये बात जरूर आपके ग्राहकों, आपके सुनने वालों से, व्यूअर्स से जरूर बोलूंगा कि डेफिनेटली कंज्यूमर्स के लिए अब आने वाले दिन बेहतर ही होते जाएंगे एडिबल ऑयल के मुतल्लक। यानी जो फेस्टिव सीजन है वो बेहतर रहने वाले हैं खाने के तेल के कंज्यूमर्स के लिए। चलिए सर, अब दूसरी बात कंज्यूमर्स के लिए एक और दूसरी खबर ये है कि एफआरपी बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा, आपका कहना था कि जब तक कंफर्म न्यूज ना आ जाए, प्रेस रिलीज जारी ना हो,
हालांकि अभी सोर्सेस हैं, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, तो हो सकता है कि वहीं पे टेबल किया जाए या रिलीज बाद में जारी हो, तो इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होते कैबिनेट के। तो सर प्रस्ताव ये है कि 15 रुपए प्रति क्विंटल एफआरपी बढ़ाने का प्रस्ताव है और कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और गन्ने की एफआरपी 290 रुपए जो प्रति क्विंटल थी 2021-22 के लिए, अब 22-23 के लिए 305 रुपए करने का प्रस्ताव है। सर मिलों के लिहाज से अगर बोले तो ये कितना उनके लिए सही फैसला होगा, या उनके लिए वायबल होगा इस रेट पर, या उन पर दबाव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी मिलों पर? नहीं, मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहूंगा इस मुतल्लक जी। जो एफआरपी अभी बढ़ाने की बात थी 150 रुपए, या मतलब 2900 से लेके 3050। पहले 2900 पे जब हुआ करती थी तो वो 10% रिकवरी के बेसिस पे थी। ओके। अभी जो सीएससीपी की रिकमेंडेशंस गई थी, जी जी। वो गई थी कि 150 रुपए बढ़े, बट ऑन द बेसिस ऑफ 10.25% रिकवरी ओके। शुगर की। तो अगर तो यही फैसला हुआ है, अभी हमने फाइन प्रिंट तो नहीं देखा है, अगर तो यही फैसला हुआ है तो मैं समझता हूँ ये बहुत होशियारी का फैसला होगा और बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट इंडस्ट्री के ऊपर नहीं आएगा। जो 150 रुपए की जगह मैं समझता हूँ ये 75-80 रुपए पर टन के लेवल पे इफेक्टिव जो प्राइस है वो बढ़ेगा। पर इसके साथ में एक चीज और जरूर कहना चाहूंगा कि 2018-19 में लास्ट टाइम मिनिमम सेलिंग प्राइस इंक्रीज किया गया था 31 रुपए का। आज 2019 से लेके आज तक इतनी ज्यादा हर फील्ड में तेजी आ गई है, हर चाहे पैकिंग मटेरियल हो या केमिकल्स हो या कुछ भी हो, सब में इजाफा हुआ है। आप तो रोज ट्रैक करते ही हैं। जी जी। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसको ध्यान में रखते हुए अब चूंकि एफआरपी भी बढ़ा रहे हैं तो मिनिमम सेलिंग प्राइस को भी बढ़ाना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को जो अगर एथेनॉल में इंडस्ट्री का इंटरेस्ट बरकरार रखना है और उसको बढ़ाना है तो एथेनॉल का भी प्राइस गवर्नमेंट को रीलुक करना चाहिए और उसको अच्छा इंसेंटिव देना चाहिए। ये हमारा, मैं समझता हूँ कि ये एफआरपी से लिंक चीजें हैं, तो ये गवर्नमेंट को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। ओके सर, एक और बात मैं जानना समझ रहा हूँ, क्या एसएपी जो स्टेट एडवाइजरी प्राइसेस होते हैं, क्या वो मिलों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है, या उनके लिए वो खुद डिसीजंस ले सकते हैं कि एसएपी देना है या फिर एफआरपी देना है? देखिए, पानी में रह के आप मगरमच्छ से बैर तो कर नहीं सकते पर मैं समझता हूं कि एसएपी अभी यूपी की गवर्नमेंट वहीं पे ज्यादा करके ये लागू होता था। तो यूपी में गवर्नमेंट ने बहुत सेंसिबली एसएपी को अनशंट इन दिनों में नहीं, इन सालों में नहीं बढ़ाया है। तो मैं समझता हूं अगर एफआरपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो दैट शुड बी सफिशिएंट। ओके चलिए, लेकिन एक अहम बात कि एमएसपी भी बढ़ाना जरूरी है। अगर किसानों को बेहतर भाव देना है, एफआरपी अगर बढ़ा रहे हैं तो मिलों को भी जो उनके कॉस्ट है उनके हिसाब से एमएसपी भी बढ़ाने की जरूरत है। सर एक चीज और है, देखिए इंटरेस्ट जो है ना वो भी बहुत ज्यादा अभी बढ़ गए हैं। इंटरेस्ट रेट्स भी आप देख ही रहे हैं। आरबीआई भी इंटरेस्ट को टाइटन कर रहा है, वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट टाइटन हो रहे हैं। और शुगर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि आप 4-5 महीने तो क्रश करते हैं और उसको 12 महीने बेचते हैं, तो ब्याज का जो मार होती है ना उसको भी गवर्नमेंट को मतलब उसमें कंसिडर करना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए, या इंटरेस्ट जो उनको इंसेंटिव देते हैं इंटरेस्ट पे, जो छूट देते हैं वो देने की जरूरत है। शुक्रिया सर, आपकी जैकेट बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए शुक्रिया सर एक बार फिर से। चलिए वापस से लौटते हैं और वायदा बाजार की बात करते हैं। हमारे साथ राजीव जी और अनुज जी भी बने हुए हैं। सर क्रूड की बात कर लेते हैं। अनुज जी, क्या लग रहा है, ओपेक प्लस के फैसले का इंतजार है? क्या फैसले की उम्मीद आप कर रहे हैं? बाजार क्या सेंस कर रहा है? आपके मार्केट इनसाइट्स क्या बता रहे हैं?
देखिए विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा-सा एक कंसिडरेशन आ सकता है प्रोडक्शन बढ़ाने को लेके, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं, तो सभी जो इकोनॉमी है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात कर रही है। तो हो सकता है कि कहीं न कहीं कुछ कंसिडरेशन मुझे लगता है कि यहाँ पर आ सकता है, और वो प्राइस में भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो पिछले 3-4 दिनों से क्रूड के प्राइस में हमने गिरावट देखी है। ऑलमोस्ट $100 के आसपास ब्रेंट के प्राइस आते हुए दिखाई दिए। 4 महीने के लोस पर डब्ल्यूटीआई के लेवल दिखे हैं। एमसीएक्स भी करीबन 7 या 400 के आसपास कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है, और हमने देखा है कि कल की एपीए की जो इन्वेंट्री थी यूएस की, वो भी बढ़ती हुई दिखाई दी थी। तो हमें लगता है कि सेंटीमेंट थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का क्रूड में देखने को मिल सकता है। और हमारा मानना है कि एक बार भाव ब्रेंट के $97 तक और एमसीएक्स में करीबन 7 या 200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओपेक मीटिंग से मेरा ये मानना है कि कुछ कंसिडरेशन प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर पॉजिटिव वे में देखने को मिल सकता है। ओके सर, जो ये बड़े इवेंट है, जो फैसले आने वाले हैं, ऐसे में ट्रेडर्स के पास आपके लिए कोई रणनीति है क्या राजीव जी? अगर क्रूड में किसी को ट्रेड करना है, ऑप्शंस के जरिए कुछ सलाह दे रहे हैं क्या क्रूड में? गुड आफ्टरनून विश्वमोहन जी। मुझे लगता है कि जैसे क्रूड में आज ओपेक की अहम मीटिंग है, और हो सकता है कोई एक ऐसा स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ जाए जिसमें ये ऐसी आशंका निकल के आए कि हो सकता है कि मांग आने वाले दिनों में कम देखने को मिले, या उनकी तरफ से कोई प्रोडक्शन बढ़ाने का कोई संकेत देखने को मिले ऑयल में, तो वो और नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो इसमें दो चीज़ें हैं। देखिए, एक तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिसके आसपास ऑयल ट्रेड कर रहे थे। 7300 और 7250 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इंडियन मार्केट में, और बाजार वहां से कई दफा जो है सपोर्ट लेके ऊपर भी आया है। तो यहाँ शॉर्ट करने में एक रिस्क एग्जिस्ट करेगा कि जैसे न्यूज़ कोई आउटकम आएगा, अगर वो आउटकम बाजार के लिए ज़्यादा नेगेटिव हुआ तो बाजार रिएक्ट करेगा नेगेटिवली। अगर कम नेगेटिव हुआ या थोड़ा सा बाजार के लिए बुलिश हुआ, तो बाजार एक रिएक्शन दे सकता है जिसमें पुल बैक रैली भी आ सकती है। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। मेरे हिसाब से 7000 की जो पुट है उसमें खरीदारी कर सकते हैं अराउंड 165 रुपए में। 125 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, मात्र 40 रुपए का, और टारगेट जो है 300 रुपए का रखना है। क्योंकि अगर बाजार में कुछ नेगेटिवली रिएक्शन हुआ और मार्केट अगर 7200 या 7100 के स्तर तक गया, तो आई थिंक इस ऑप्शन के प्राइसेस के टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो कम रिस्क के साथ आई थिंक एक अच्छा ट्रेड निकल के आ रहा है, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड भी आई थिंक 3:1 का निकल के आ रहा है। मतलब 1 रुपए के लॉस पे 3 रुपए के मुनाफे होने के चांसेस हैं। तो पुट ऑप्शन बाय करके आई थिंक इस डाउन प्ले को खेला जा सकता है। यानी बढ़िया ऑप्शन रणनीति राजीव जी की तरफ से है। 7000 का पुट आप खरीद ले, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, और ऐसे में अगर नीचे भाव आते हैं, कुछ अगर सप्लाई बढ़ाने की बात होती है या कुछ फर्दर इस तरह के इंडिकेशन भी मिलते हैं या कुछ गाइडेंस भी मिलता है, तो हो सकता है अगर बाजार नीचे आए तो आपको फ़ायदा होगा। रिस्क सिर्फ 16500 का आपका कॉस्ट है, हालांकि स्टॉप लॉस लगाएंगे तो सिर्फ 40-45 रुपए का रूप, यानी 4000 का रिस्क है, और 300 तक भी भाव जा सकते हैं 7000 के पुट के। तो एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बेहतर रणनीति क्रूड में है राजीव जी की तरफ से। अगर राजीव जी को फॉलो करते हैं तो इस ऑप्शंस के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, एक और खबर है कॉटन को लेकर और कॉटन केक को लेकर। कॉटन में जहां आज जबरदस्त तेजी दिख रही है, कॉटन केक में तेजी उस तरह की नहीं दिख रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पिकेश अग्रवाल है एकोशिया से। सर, स्वागत है आपका पिकेश जी। पिकेश जी, क्या लग रहा है कॉटन केक की तेजी क्यों नहीं दिख रही है, क्या वजह है? और आप लोगों ने जो एकोशिया की तरफ से 2 मांगे थी आप लोगों की कि एक्सपायरी की जो वैलिडिटी पीरियड है वो 6 महीने से घटाकर आप लोग मांग कर रहे हैं कि इसे 4 महीने कर दिया जाए, और दूसरी चिंता आप लोगों की है जो कॉटन केक में जो ऑयल कंटेंट है एनसीडीएक्स के वेयर हाउसेस में रखे जाने में माल का, वो काफ़ी कम है, 6%। उसकी डिमांड हाजिर में नहीं है, आप लोग काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कॉटन केक में क्या हो रहा है, ग्राउंड पर क्या स्थिति है? देखिए सर, अब इसके पहले भी हमने हमारे टॉक में बताया था कि कॉटन सीड खली जो अभी एनसीडीएक्स के गोडाउनों में लग रही है, उसमें 2 दिक्कतें आ रही है। एक तो एक्सपायरी पीरियड जो 6 महीने है, 6 मंथ की वजह से इसकी एक्सपायरी के टाइम भी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और खराब होने की वजह से सर उसके अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, माल उसके अंदर डिमांड नहीं आती है। अभी आप भी देखते होंगे कि 2500 रुपए एक्सचेंज के रेट है, स्पॉट प्राइस 2700 रुपए, और फिजिकल मार्केट में 3400, 3500, 3600 के रेट है। तो ये सभी जगह इतना डिफरेंस रहने का सबसे मेजर इशू क्वालिटी है। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि एक्सपायरी पीरियड अगर हम लोग 6 मंथ से अगर 4 मंथ कर देते हैं, तो इसकी क्वालिटी खराब होने के पहले अगर इसकी लिफ्टिंग हो जाती है तो एक मार्केट को अच्छी दिशा मिल सकती है, प्रॉपर वे के अंदर ट्रेड हो सकता है। दूसरी बात, अभी फिलहाल जो कंडीशन मार्केट के अंदर जो खली की है वो 6% वाली है, और 6% वाली खली का चलन इंडिया में लगभग 20-25% ही रहा होगा।
तो चलन नहीं होने की वजह से मार्केट में 7.58% की खली जो मार्केट में चलती है, 8% जो खली चलती है वो खली की और एनसीडीएस की खली के अंदर रेट काफी डिफरेंस देखा जा रहा है। तो ये दिक्कत की वजह से एनसीडीएस के अंदर मार्केट भी काफी इसकी वजह से डिस्टर्ब होता दिखाई देता है। ओके पीकेश जी, लेकिन एक और सवाल, एक्सचेंज वाले कह रहे थे कि अगर ऑयल कंटेंट ज्यादा होगा तो और जल्दी माल खराब होगा। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जो माल खराब होने की चिंता रहती है, वैलिडिटी पीरियड कम किया जाए, लेकिन ऑयल कंटेंट ज्यादा होंगे तो और जल्दी माल नहीं खराब होगा। जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन अगर इसकी एक्सपायरी पीरियड अगर 4 मंथ हो जाती है और 4 मंथ के पहले अगर ये लिफ्टिंग होती है, 4 मंथ के अंदर अगर इसकी एक्सपायरी पीरियड करते हैं तो ये ऑयल क्वालिटी खराब होने के चांसेस ना के बराबर होंगे, क्योंकि इतनी तो लाइफ रहती है 6-7% या 7 to 8% खली की भी 4 महीने की तो लाइफ रहती है। इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि उसकी वजह से कोई क्वालिटी खराब होने के चांसेस रहेंगे। इवन अगर 6 मंथ रखते हैं 6 मंथ का रखते हैं तो 6 मंथ में वो प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अगर इसके एक्सपायरी पीरियड अगर कम होता है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब मिलर भी है, आप लोग जो खली बेचते हैं उसमें ऑयल कंटेंट कितना रहता है पीकेश जी? 7.5 to 8% रहता है। ओके, क्या भाव है सर ग्राउंड पर अभी स्पॉट में क्या भाव चल रहा है? आप लोग किस भाव पे बेच रहे हैं कॉटन केक? 3400 से लेके 3700 तक, 3400 से 3700 के रेट अभी फिलहाल। ओके अनुज जी, ये इतना भाव में फर्क क्यों है? कॉटन केक जो एनसीडीएक्स पे ट्रेड हो रहा है वहां पर हाजिर में जो है, हालांकि ऑयल कंटेंट तो एक वजह है, क्या और भी वजह है हाजिर में इतना भाव में अंतर होने का? देखिए जनरली एक्सचेंजेस पे जो हम देखते हैं वो क्वालिटी की वजह से रहता है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि 6% ऑयल कंटेंट है, ये काफी बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अगर ऑयल कंटेंट कम होगा, क्योंकि ऑयल कंटेंट वाली कमोडिटी है, तो डेफिनेटली ऑयल कंटेंट सबसे बड़ा इसमें इशू रहता है। और अगर हम ऑयल कंटेंट की बात करें तो मेंथा ऑयल भी एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें ऑयल कंटेंट को हम देखते हैं, सोयाबीन भी एक ऐसी कमोडिटी जिसके अंदर हम ऑयल कंटेंट को देखते हैं। तो जो भी ऑयल कंटेंट वाली कमोडिटी होगी उसके अंदर अगर जरा सा भी ऑयल कंटेंट के अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा तो प्राइसेस में काफी वेरिएशन देखने को मिलता है। तो वही वेरिएशन यहाँ पर हम प्राइसेस में देख रहे हैं। अगर लोअर ऑयल कंटेंट होगा तो प्राइस लोअर होंगे, और हायर ऑयल कंटेंट होगा तो हायर प्राइस आपको देखने को मिलेंगे। इनकी जो मांग है, एकोशिया की जो मांग है कि 6 महीने से घटाकर वैलिडिटी पीरियड, एक्सपायरी पीरियड 4 महीने किया जाए, उससे काम कुछ होगा क्या? और देखिए अगर हम देखें तो कॉटन की फसल आप देखें तो आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आती है, फिर उसके बाद पूरे साल वो चलती है। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट होगा। हाँ, अगर हम देखें तो इसको कंपेयर करें फिजिकल से और फ्यूचर मार्केट से, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलेगा, मगर ओवरऑल प्राइसेस में मुझे लगता नहीं कि उससे ज्यादा कोई फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है वो ऑयल कंटेंट पर डिपेंड होता है। अगर ऑयल कंटेंट टाइम पीरियड की वजह से कुछ चेंज होगा तो उसमें इंपैक्ट होगा, बट कॉटन सीड ऑयल केक मुझे लगता है कि ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा टाइम की एक्सपायरी रखने से। तो प्राइसेस में हो सकता है कि थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिले, मगर मेजरली कोई ऐसा बड़ा चेंज मुझे लगता नहीं है कि एक देखने को मिलेगा। सेंटिमेंटल हो सकता है कि थोड़ा फर्क पड़े, बट प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मेजर फर्क देखने को मिलेगा। राजीव जी, आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि वैलिडिटी पीरियड कम करने से माल खराब होने की भी चिंता खत्म हो जाएगी, और स्पेकुलेशन भी उनको लगता है एकोशिया की सट्टेबाजी ज्यादा होती है, 6 महीने का पीरियड होता है, आप इस बात से सहमत है? और आपको क्या लग रहा है कॉटन केक में क्या आगे क्या लग रहा है, प्राइस ट्रेंड किस तरह से देखते हैं राजीव जी? देखिए विश्वमोहन जी, मैं बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स के बारे में नहीं जानता, बट एक कॉमन सेंस ये कहती है कि कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसकी शेल्फ लाइफ होती है, और अगर उसमें अगर वैलिडिटी उसकी अगर लॉन्गर रखेंगे तो डेफिनेटली जब वैलिडिटी लॉन्गर होगी तो जैसे टाइम उसका एक्सपायरी की तरफ पहुंचेगा और लंबे समय की एक्सपायरी होगी तो क्वालिटी डिटोरिएट डेफिनेटली होगी। कोई भी कमोडिटी आप ले लीजिए, चाहे उसकी मेंथा ऑयल ले लीजिए, ग्वार ले लीजिए, कोई भी कमोडिटी आप पकड़ लेंगे, अगर उसकी एक्सपायरी लंबी होगी तो उसकी जो शेल्फ लाइफ के अगर एंडिंग की तरफ पहुंचेगी कमोडिटी, तो उसकी डेफिनेटली क्वालिटी में असर आएगा और भाव पे भी असर देखने को मिलेगा। एकोशिया पार्टिसिपेंट है, अगर इन लोगों की फिजिकल में भागीदारी है और एक्सचेंज के जरिए भी इनका काम है तो डेफिनेटली ये सवाल उठाएंगे और एक्सचेंज को इस पर रिएक्ट करना चाहिए। हालांकि एक्सचेंज से हमने बात करने की कोशिश की थी लेकिन उनका जवाब अभी तक नहीं आया है। देखते आगे एक्सचेंज का इस पर क्या रुख रहता है। इन्होंने अपनी मांग रखी है। शुक्रिया पीकेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते और दर्शकों के सवाल लेते। कई दर्शक भी हमारे साथ है। क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए अनुज जी?
देखिए, अगर हम बेस मेटल को देखें तो पिछले 3-4 दिनों से हमने देखा है कि प्राइसेस हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिए एक सेल कॉल देखने को मिल सकता है करीबन 650 652 के आसपास। 657 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 640 तक हो सकता है। और अगर 640 के आसपास भाव मिलते हैं तो वहां पर अगेन खरीदारी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि प्राइसेस 640 से लेकर 657 के बीच मूव कर सकते हैं। 640 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी करें, 650 652 के आसपास मिले तो हमें बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। रेंज बाउंड कमोडिटी घूम रहा है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड का लिया जा सकता है। यानी पाइवट का आप ध्यान रखें, दोनों तरफ के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में आप ट्रेड करने की कोशिश करें। ऊपर में 650 652 पे आप बेचें, नीचे की तरफ 640 में खरीदें। जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है तो रेंज का फायदा उठाए। अगर ब्रेक आप होते हुए दिखता है, जो अनुज जी का रेंज है, उस रेंज से फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी भी बदल सकते हैं। ये कॉल इस रेंज के हिसाब से दिए गए हैं, आप इसको ब्रॉडर कॉल नहीं माने। टाइम फ्रेम का भी ध्यान हमेशा ट्रेडिंग में रखें। चलिए, अगले दर्शक है शोभित अग्रवाल है मुरादाबाद से। चांदी का भाव 56,000 नीचे की तरफ आएगा क्या? राजीव जी, क्या लग रहा है आपको? विश्वमोहन जी, देखिए, कल प्राइसेस ने एक अच्छा गिरावट दिखाया था ऊपरी स्तरों से, और एक बेरिश पैटर्न भी आवरली चार्ट पे देखने को मिल रहा है, जिसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। तो अभी मार्केट ने डाउन साइड से उसकी नेकलाइन की तरफ एक करेक्टिव रैली दी है। मुझे लगता है 57,600-700 को बिकवाली की तरफ सोचा जा सकता है 58,000 के स्टॉप लॉस से। पहला टारगेट इसमें विश्वमोहन जी 57,000 लगता है, और फिर 56,600 के आसपास का लगता है। हो सकता है बाजार धीरे धीरे 56,200 तक आ जाए, तो 56 के प्राइसेस शायद आ जाएं, बट चांसेस ऑफ डाउनसाइड इज वेरी लेस, बट ओनली दिस डाउनसाइड ट्रेड कैन बी टेकन। मतलब जो डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, एक 57,000 से 56,600 तक का ट्रेड लिया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेयरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। चलिए, आप दोनों एक्सपर्ट से रैपिड फायर कुछ जवाब लेंगे, क्योंकि कई दर्शकों के सवाल है। अभिषेक यशवंत है, ये दिल्ली से हैं। इनके पास 12 लॉट है 700 स्ट्राइक प्राइस की नेचुरल गैस की। अनुज जी, क्या करना चाहिए इनको? कहाँ पे एग्जिट करें? काफी नुकसान हो रहा होगा इनको। देखिए, नेचुरल गैस के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो ऊपर में 630 के आसपास के 623 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है। और अगर हम स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो जो 700 की स्ट्राइक प्राइस है वो अगर हम लेवल वाइज देखें तो ऑलमोस्ट करीबन 28 रुपए के आसपास की कॉल की वैल्यू चल रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बाउंस बैक आ सकता है जो कि ऊपर में करीबन 630 तक जा सकता है, और स्ट्राइक प्राइस 28 वाली करीबन 30 से 32 हो सकती है। तो इनकी अगर कॉल ऑप्शन है तो यहाँ पर ये होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर ये ऊपर में 630 635 जाती है तो वहां से बिकवाली का ट्रेड भी नेचुरल गैस में देखने को मिल सकता है। और अगर इनकी कॉल ऑप्शन है तो यहाँ पर ये होल्ड कर सकते हैं। 2 से 3 रुपए अभी और यहाँ पर प्राइसेस में बढ़ सकते हैं। कि अनुज जी, छोटा जवाब दीजिएगा। अगला सवाल आपसे है, आपके फॉलोअर है, राहुल है मुंबई से। 1 महीने के लिए कॉपर में क्या व्यू है आपका? और देखिए, 1 महीने के लिए कॉपर का व्यू पॉजिटिव है। नीचे अगर 635 640 के आसपास के लेवल मिले तो खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 660 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। राजीव जी, संजय बिजनौर से हैं। 208 रुपए पे एल्युमिनियम इन्होंने माइनस कर रखा है, क्या करना चाहिए? 208 रुपए 65 पैसे पे 212 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और 208 रुपए एक निचला स्तर है, तो एडवाइजेबल होगा कि थोड़ा सा करेक्शन आए यहाँ से 1-1.5 रुपए का, तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी अगर निकल पाए तो निकल जाए एक बार, क्योंकि अच्छा सपोर्ट लेवल है। ओके, रुपेश है क्रूड में क्या करें अनुज जी आज? देखिए, क्रूड के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया, यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है क्रूड के अंदर करीबन 7,550 के आसपास बिकवाली करें, 7,750 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 7,200 तक हो सकता है, और 7,000 की पुट ऑप्शन भी ली जा सकती है। सर, मंटू सोनी नवीनगर से क्रूड पर ही है। 7400 स्ट्राइक की कॉल इन्होंने खरीद रखी है, क्या करे? एग्जिट कर जाए या होल्ड करे? राजीव जी। देखिए विश्वमोहन जी, मेरे हिसाब से ओपेक के जो आउटकम है उसका इंतजार जरूर करें, और प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस के तौर पे 7,000 की पुट भी बाय में कर सकते हैं साथ में। ओके, अगले जो दर्शक है वो जिंक 291 रुपए पे इन्होंने बेच रखा है। पवन है कानपुर से, क्या करना चाहिए अनुज जी? 291 पर बेची है। और देखिए, मुझे लगता है बेस मेटल्स के अंदर बिकवाली की पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि एक बार 290 तक के लेवल जिंक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक दर्शक, उन्होंने नाम नहीं भेजा है, ग्वार पर व्यू जानना चाह रहे हैं। ग्वार में क्या लग रहा है राजीव जी? विश्वमोहन जी, काफी बड़ी गिरावट तो आ चुकी है, बट अभी भी ट्रेंड रिवर्सल का कोई संकेत नहीं देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है साइडवेज तो डाउनवर्ड ही इसमें आउटलुक रखना चाहिए। हो सकता है मार्केट एक बार अगर 4700 4,4700 के भाव को दिखा दे।
20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। 57,900 पर एक दर्शक के सिल्वर बाई है, क्या करना चाहिए? हमें लगता है कि होल्ड करना चाहिए और ऊपर में भाव एक बार 58,300 तक के लेवल दिखा सकता है। ओके, शुक्रिया अनुज जी आपका और राजीव जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हर जितना संभव हो सका आपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।